से सब आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एमपी व्यापम स्टाफ नर्स, यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स एंड डीएमईआर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का जो पेपर होने वाला है सीएचओ के लिए उसको। तो यहाँ पर अब डेली आपको एक एक सीरीज अपलोड की जाएगी जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। तो यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स की डेट अनाउंस हो चुकी है और एमपी व्यापम की डेट भी आ चुकी है। एमपी व्यापम का जो सिलेबस है मैंने रिसेंटली आपको अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके का सिलेबस रहेगा। और एमपी व्यापम के सिलेबस के जो टॉपिक वाइज रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक रहेंगे, वो आपको एग्जाम के पहले एक बार बता दिए जाएंगे कि आपको कितना क्या और कैसे पढ़ना है। जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर लें, इससे कभी भी एग्जाम हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर जो सीरीज रहेंगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए हो, क्योंकि कॉमन टॉपिक है एग्जाम से वही यहाँ पर क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो सीएचओ हिमाचल प्रदेश, यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स, डीएमईआर का जो एग्जाम होने वाला है, एमपी व्यापम का जो स्टाफ नर्स का पेपर होगा उसके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। और जो भी लोग प्रीवियस ईयर पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी लोग पेपर परचेस करना चाहते हैं साथ ही साथ उनको सीरीज़ भी अपलोड दी जाएंगी। और सभी सीरीज़ और सभी पेपर जो लोग नहीं लेना चाहते वो चैनल पर ऑलरेडी फ्री अपलोडेड हैं, तो आप उनको एंजॉय कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर जो सीरीज़ रहेंगी अब आपको डेली आपके एग्जाम तक दी जाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हेपेटोमेगाली, फेशियल एडिमा, जुगुलर वेन एंगोर्जमेंट एंड एडिमा ऑन फीट आर द साइन ऑफ। तो यहाँ पर जो साइन बताए गए हैं किसके साइन हैं? हेपेटोमेगाली दैट मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ द लिवर। हेपेटिक वर्ड जहाँ पर जुड़ जाता है दैट मीन्स क्या है, लिवर से रिलेट करता है। फेशियल एडिमा, जुगुलर वेन एंगोर्जमेंट एंड एडिमा ऑन फीट आर द साइन ऑफ। तो ऑप्शन में राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, फेलियर ऑफ बोथ साइडेड हार्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इतना तो आपको पता है कि हार्ट फेलियर के साइन है, बट लेफ्ट साइडेड या फिर राइट साइडेड के या फिर दोनों साइड के। तो जो साइन यहाँ पे बताए गए हैं सभी राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन। यहाँ पर ये देखिए बताया भी गया है कि जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर किस टाइप से होगा। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को कहा गया है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट लॉसेस सम ऑफ इट्स एबिलिटी to pump blood out to your body after it's been reoxygenated। तो यहाँ पे कहा गया है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा कि हार्ट की जो एबिलिटी है कुछ हद तक वो अपनी ब्लड को, जो रीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट फ्लो नहीं कर पाता कुछ रीजन के कारण, यूजुअली कॉज बाय कोरोनरी आर्टरी डिसीज। और यहाँ पर ये भी कहा जनरली कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमन टाइप का हार्ट फेलियर है। तो राइट साइडेड में कहा है कि हार्ट लॉसेस सम ऑफ इट्स एबिलिटी टू मूव ऑक्सीजन डिपेंडेंट ब्लड टू द लंग्स टू पिक अप न्यू ऑक्सीजन। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा कि हार्ट की जो एबिलिटी है, कुछ हार्ट क्या करेगा, कुछ ऐसी एबिलिटी है जो कि ऑक्सीजनेटेड डिप्लीटेड ब्लड है वो क्या नहीं कर पाएगा, लंग्स से नहीं ला पाएगा और वहाँ पे न्यू ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, जिसके कारण ये सिचुएशन होगी। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। और जनरली नॉर्मली इसमें किसी भी तरीके का पता ही नहीं चलेगा और क्या हो जाएगा, हार्ट फेल की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो डेंजर कौन है सबसे ज़्यादा? डेंजर तो दोनों ही हैं, राइट हो या लेफ्ट हो, बट प्रॉपर टाइम पर यदि ट्रीटमेंट मिल जाता है तो पर्सन की जान है जो बच जाती है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था कि यदि हेपेटोमेगाली, फेशियल एडिमा, जुगुलर वेन एंगोर्जमेंट की सिचुएशन है, साइन है और एडिमा है फीट पर, तो कौन सा हार्ट फेलियर है? तो यह है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, एट बर्थ वेट ऑफ अ बेबी ट्रिपल सेट। तो जो बर्थ वेट रहेगा बेबी का, ट्रिपल्स मतलब कि 3 गुना कब हो जाएगा? जो नॉर्सेट एग्जाम हुआ था उसमें क्वाड्रुपल्स पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एट बर्थ वेट ऑफ अ बेबी ट्रिपल सेट, तो बर्थ वेट जो बेबी का बर्थ वेट है वो 3 गुना कब हो जाएगा? 9 मंथ में, 12 मंथ में, 15 मंथ में या फिर 18 मंथ में। जनरली
बेबी का जो बर्थ वेट है वो कितना होगा, यदि नॉर्मल बर्थ वेट माना जाता है 2.5 kg, इनकेस इससे कम होता है तो वे भी लो बर्थ वेट बेबीज में कंसीडर किए जाते हैं। यदि बर्थ वेट 2.5 kg है तो ये 3 गुना कब हो जाएगा, तो जनरली यदि डबल पूछते हैं तो 5 to 6 मंथ की एज में, वो ट्रिपल पूछते हैं तो डबल कितना होगा 2.5 का 5 kg, और यदि ट्रिपल पूछे, यदि बच्चे का बर्थ के टाइम पर वेट 2.5 kg है, 3 गुना पूछते हैं तो कितना होगा 7.5 kg, 7500 ग्राम, कितना 7500 ग्राम या फिर 7.5 kg, तो ये 3 गुना हो गया जो नॉर्मल बर्थ वेट यदि हम कंसीडर करके करते हैं। तो बेबी का जो बर्थ वेट 3 गुना कब हो जाना चाहिए, 1 ईयर और 12 मंथ की एज में। कब, 1 ईयर और 12 मंथ की एज में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 5 to 6 मंथ की एज में डबल हो जाता है, और यदि 3 गुना पूछते हैं, ट्रिपल्स पूछते हैं तो 12 मंथ में। हम बात करेंगे कि बेबी का जो बर्थ वेट है 2 वीक में कितना होगा, 3 मंथ में, 5 मंथ या फिर 1 ईयर में। तो यहाँ पे पाउंड करके बताया गया है, बट आपको इतना याद रखना है, चाहे केजी में पूछे पाउंड में पूछे, तो 2 वीक में बर्थ वेट कितना हो, रीगेन्स द बर्थ वेट, जितना बेबी का बर्थ वेट है उतना ही रहेगा। 2 हफ्ते का यदि बेबी है तो उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा सा बर्थ वेट, स्टार्टिंग के 1 वीक में क्या होगा, घटता है बर्थ वेट, एंड देन आफ्टर क्या होता है कि जो नॉर्मल बर्थ वेट रहा उतने तक पहुंचेगा, तो 2 वीक में सेम रहेगा, एंड देन गेन्स अबाउट 1.5 या फिर 2 पाउंड अ मंथ, तो 2 पाउंड या फिर 200 ग्राम पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर 2 पाउंड के हिसाब से बर्थ वेट क्या होगा, बढ़ेगा। 3 मंथ में गेन्स अबाउट 1 पाउंड अ मंथ, तो हाफ पाउंड कब बढ़ा, 2 वीक में। 3 महीने का जब बच्चा हुआ तो 1 पाउंड पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है। यदि 5 मंथ का पूछते हैं तो जनरली एग्जाम में यही आता है कि डबल कब होगा, तो 5 to 6 मंथ में। ट्रिपल होगा, बर्थ वेट जितना है उसका 3 गुना, और ट्रिपल कब हो जाएगा, 1 ईयर और 12 मंथ में। एंड जो क्वाड्रिप्लेट्स या फिर 4 गुना पूछते हैं तो कब हो जाता है, 2 ईयर की एज में। तो इतने तक आता है आपको कि डबल 5 to 6 मंथ, ट्रिपल 1 ईयर, क्वाड्रिपल्स और 4 गुना कब होगा, 2 साल की एज में या फिर 24 मंथ में। एंड देन 9 to 10 ईयर में क्या होगा, इंक्रीज्ड वेट गेन एज प्यूबर्टी अप्रोच, तो 9 से 10 साल की एज में जो वेट बढ़ेगा धीरे धीरे प्यूबर्टी एज तक बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय मेकोनियम। मेकोनियम से यहाँ पर क्या मतलब है, ऑप्शन में फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर, फर्स्ट ब्लैकिश यूरिन ऑफ न्यूबॉर्न, फर्स्ट पासिंग स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। मेकोनियम क्या है यहाँ पर, मेकोनियम, मेकोनियम का मतलब क्या होगा, तो मेकोनियम का मतलब होता है कि जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो आप क्या टर्म उसके लिए यूज़ किया जाएगा, मेकोनियम। मेकोनियम क्या हो गया, बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो मेकोनियम। कोलेस्ट्रम होता है फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर, क्या होगा, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क पूछते हैं मदर का, येलोइश कलर का होगा, वो क्या होगा, कोलेस्ट्रम। मेकोनियम का मतलब है यहाँ पर बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। कोलेस्ट्रम पूछते हैं तो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन फॉलोइंग विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलेगी। ड्रॉपलेट का मतलब है यहाँ पर स्नीजिंग, कफिंग, या फिर स्पिट करने से, इस तरीके से जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं, जो थूक है, इन सभी चीज़ों से नहीं होगी। तो ऑप्शन में मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, मतलब कि जो ट्रांसमिशन मोड है वो ड्रॉपलेट नहीं है। तो मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ये तीनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आएंगे, बट जो नहीं होगा वो होगा हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जनरली निडल प्रिक इंजरी के कारण होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से हो सकता है, बट यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, हेपेटाइटिस बी। हम बात करेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शियस डिसीज की, ऐसी डिसीज जो डायरेक्ट स्नीजिंग, कफिंग के थ्रू हो सकती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होंगी, तो वो कौन कौन सी हैं, तो वो है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, पर्ट्यूसिस, मम्स, रूबेला, स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन होगा, एंड इन्फ्लुएंजा। ये सभी क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो डायरेक्ट कफिंग स्नीजिंग से होंगी। यदि आपके घर में किसी एक को क्या है
कफ हो रहा है तो कोल्ड हो रहा है तो दूसरे को भी कॉमन सी बात है, हो सकता है क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होगा। फिर आते हैं एयरबॉर्न। ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न में माइनर सा डिफरेंस है। ट्यूबरक्लोसिस भी होगा बट ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा, वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। तो एयरबॉर्न में जो वातावरण में उड़ते हुए जो वायरस रहेंगे उनके कारण हो सकता है, बट जो डायरेक्ट और ड्रॉपलेट के कारण होंगे वो अलग है। तो एयरबॉर्न में ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि अभी फैला हुआ है, कोविड-19 इस कैटेगरी में आ जाएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू होता है जो उसी को एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स, ये क्या है, सभी एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। फिर यहाँ पर जो हमने हेपेटाइटिस बी पढ़ा उसके टाइप तो ठीक है, टाइप के अलावा जो ट्रांसमिशन ऑफ रूट है इसका वो एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट, यदि पूछा जाता है कि फीकोरल रूट से फैलने वाला, फीकल मटेरियल से फैलने वाला जो हेपेटाइटिस है वो कौन सा है, तो वो हेपेटाइटिस ए एंड ई, दोनों का ट्रांसमिशन ऑफ मोड क्या है, फीको ओरल रूट। फिर आता है बी सी डी, तो बी सी डी क्या, और जो ए और ई है क्रोनिक इन्फेक्शन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, एक्यूट इन्फेक्शन की कैटेगरी में आएंगे, और इनका ट्रांसमिशन मोड क्या हो जाता है, फीको ओरल रूट। फिर आते हैं कि जो बी सी और डी है ये किस तरीके से इनके वायरस हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो ब्लड ड्राइव्ड और बॉडी फ्लूइड्स, तो इन सभी चीज़ों से जा सकते हैं। जो जनरली हेपेटाइटिस सी है इसको ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस सी कहा जाता है क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, और एक क्रोनिक टाइम तक है जो क्या हो सकते हैं, लंबे टाइम तक इनका जो इन्फेक्शन है वो रह सकता है। हेपेटाइटिस बी का क्या है, प्री पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन, ब्लड डोनर स्क्रीनिंग, तो इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्री और पोस्ट एक्सपोजर, तो आफ्टर बर्थ जो वैक्सीन दी जाती है वो क्या दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी वैक्सीन वो इसीलिए दी जाती है। ब्लड डोनर जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसकी स्क्रीनिंग करके भी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है, यदि किसी को हेपेटाइटिस सी है और उसने आपको अपना ब्लड डोनेट कर दिया तो आपको भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लड डोनर की स्क्रीनिंग करके प्रिवेंट कर सकते हैं, प्री पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं हेपेटाइटिस डी को। और लास्ट में जो ई और ए है, ये फीकोरल रूट से हो रहा है, तो हम इन्हीं चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, अच्छा खाना है, अच्छी जगह डिफिकेशन है, तो इन चीज़ों से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेनली रूट याद रखना है और इनका अदर नेम क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 विच इज़ द लार्जेस्ट बर्न एरिया। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट बर्न एरिया है कब कंसीडर किया जाएगा। ऑप्शन में फेस वर्सेस नेक, फेस वर्सेस ट्रंक, बोथ हैंड या फिर बोथ लेग्स एंड पेरिनियम। लार्जेस्ट बर्न एरिया यहाँ पर यदि स्मॉलेस्ट पूछते तब होता पेरिनियम, क्योंकि पेरिनियम में 1% ही काउंट किया जाता है। एग्जाम में अभी आया था क्वेश्चन कि जो सबसे स्मॉलेस्ट बर्न एरिया होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 के जो बॉडी सरफेस एरिया माना जाता है TBSA के टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट पूछते हैं तो पेरिनियम, क्योंकि यहाँ पे 1% काउंट किया जाएगा। लार्जेस्ट पूछ फेस वर्सेस ट्रंक, क्यों होगा तो ये भी आपको बता देते हैं। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कितना है, रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि जो फेस है इसको कितना माना जाता है 9%, एक साइड पर कितना 9% हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ है यहाँ पर, तो 9% फेस का हो गया और ट्रंक का कितना हो गया 36%। ये जो दोनों साइड है फ्रंट और बैक का मिला के तो 36% इसका मान लिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा फेस एंड ट्रंक का। बट यदि बोथ हैंड का कहा जाता तो 9% होता, तो 18% बस हो पाता है। एंड यहाँ पर कहा है कि फेस वर्सेस नेक कहा जाता है यदि, तब भी नहीं हो पाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फेस वर्सेस नेक क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट बर्न एरिया हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 के। यदि पेरिनियम और बोथ लेग को भी कंसीडर करते हैं हम तो कितना होगा, तब होगा यहाँ पर
37, बट यहाँ पर यदि 36 फ्रंट एंड बैक का ट्रंक एरिया कवर किया जाता है और 9% फेस का किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट बर्न एरिया क्या होगा, फेस एंड ट्रंक। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रियाज मीन्स, तो ट्रियाज का मतलब क्या होगा, ऑप्शन में शॉर्ट, इमरजेंसी, लार्ज या फिर नॉर्मल सिचुएशन। तो ट्रियाज का जो अभी रिसेंट में कलर कोड एग्जाम में आया था, कि ट्रियाज में जो कलर कोड है कौन सा नहीं होता है, नॉर्सेट एग्जाम में आया था ये। ट्रियाज का मतलब होता है शॉर्ट, क्या होगा, शॉर्ट, बहुत ही कम टाइम में जितने फास्ट हो सके सिचुएशन को हैंडल करना, कलर कोड दे दिया जाता है किस टाइप के पर्सन को हमें पहले है जो अवेलेबिलिटी करवानी है। तो यहाँ पर कलर कोड आया था एग्जाम में, तो कलर कोड में दिया गया था कि रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक, ये क्या है, 4 कलर कोड होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। जो नहीं होता है तो वो होता है ब्लू। एग्जाम में आपको आया था, यही क्वेश्चन था। तो ट्रियाज का मतलब होता है शॉर्ट। यदि रेड कलर कोड दे दिया जाता है, दैट मीन्स पर्सन को तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे कि सुसाइड अटेम्प्ट वाले पेशेंट देख लो, पॉइजनिंग वाले देख लो, हैंगिंग वाले देख लो, या फिर किसी ने अपने हाथ से खुद ही कोई ट्रॉमा की सिचुएशन में हो, एक्सीडेंट वाला पेशेंट हो, तो ये किस में आ जाएंगे, रेड कलर में, जिनको तुरंत और इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर येलो कलर कोड उनको दिया जाता है कि पेशेंट स्टेबल है उस मोमेंट पर जब ये सिचुएशन हुई है, बट वो किसी भी तरीके के डेंजर से अभी भी बाहर नहीं है, उसको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। पैसिव सुसाइडल आइडिएशन, डिप्रेशन के जो पर्सन होते हैं उनको देखना पड़ता है कि वो सुसाइड ना कर ले या नहीं है, बट उनके माइंड में ये चीज़ आ रही है, तो ये किस में आ जाएंगे, येलो कलर कोड में। फिर आते हैं ग्रीन में, तो ग्रीन कलर कोड वाले पेशेंट्स होते हैं पेशेंट हु विल रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट एट सम पॉइंट वंस मोर क्रिटिकल इंजरीज हैव बीन ट्रीटेड। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर कोड में ऐसे लोग आ जाएंगे कि माइनर बर्न इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, माइनर ब्लीडिंग हो गई, तो ताकि उनको तुरंत ट्रीटमेंट देके हम ठीक नहीं होंगे, बट उनको ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से हम बचा सकते हैं। ब्लैक में ऐसे लोग आ जाएंगे कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंजरी है, उनके सर्वाइवल चांस बहुत कम है, वो अनरिस्पॉन्सिव पर्सन है, जैसे कि हाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पर्सन ले लो, या फिर कुछ एक्सीडेंटल पेशेंट हो जाते हैं जिसके बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, तब उनको ब्लैक कलर कोड दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 कलर कोड यूज़ किए जाते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के कलर कोड दिए जाते हैं। और जो ट्रियाज का मतलब होता है वो क्या होता है, शॉर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर आयरन टैबलेट शुड बी ऑलवेज टेकन विथ, तो आयरन टैबलेट्स होती हैं हमेशा किसके साथ लेनी चाहिए, और एस्कॉर्बिक एसिड के साथ, विटामिन ए के साथ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या फिर मिल्क एंड कर्ड के साथ। तो जो आयरन की टैबलेट होती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि आयरन की टैबलेट को हमें दूध के साथ लेना है, खट्टे फलों के साथ लेना है, विटामिन सी के साथ लेना है, किसके साथ लेना है। तो एस्कॉर्बिक एसिड की जो टैबलेट होती, जो आयरन की जो टैबलेट होती हैं, इनको हमेशा जो खट्टे फल होते हैं और विटामिन सी इसके साथ लिया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, इसके एब्जॉर्प्शन रेट को और बढ़ा देती है। यदि हमने आयरन टैबलेट को मिल्क या फिर कर्ड या फिर मिल्क प्रोडक्ट के साथ लिया, स्वीट्स के साथ लिया, तो ये क्या करेंगी कि जो इनमें कैल्शियम की मात्रा रहेगी, स्पेशली मिल्क या फिर कर्ड में, तो उससे क्या होगा, आयरन टैबलेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ना के बराबर। इसीलिए डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि जब भी आयरन की टैबलेट ले रहे हैं तब आपको क्या करना है, या तो विटामिन सी नहीं है तो जो खट्टा जूस होगा, सिट्रिक एसिड हो जाए या फिर ऑरेंज जूस है, इसके साथ आप लें, बट कभी भी आयरन टैबलेट को मिल्क या फिर कर्ड के साथ ना लें। अब हम यहाँ पे 2-3 पॉइंट और क्लियर करते हैं कि आयरन टैबलेट को हमेशा सिट्रस फ्रूट या फिर विटामिन सी के साथ ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये आयरन की जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसको बढ़ा देते हैं, और आयरन टैबलेट को हमेशा एम्प्टी स्टमक में ही लेना चाहिए। आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर किस फॉर्म में, फेरिटिन फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, फेरिटिन फॉर्म में। यदि आपने आयरन लिया तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके आयरन आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, तो आयरन का एक फॉर्म होगा, जैसे प्रोटीन है जो अमीनो एसिड में आपकी बॉडी में स्टोर होता है, वैसे ही यहाँ पर आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है, फेरिटिन के फॉर्म में। कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, ड्यूडेनम में।
नेक्स्ट है यहाँ पर वॉट इवेंट अकरिंग इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर हेल्प्स द एक्सपेक्टेंट मदर टू एक्सेप्ट द प्रेगनेंसी। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा साइन है या फिर कौन सा इवेंट है जिससे मदर एक्सेप्ट करेगी कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। ऑप्शन में लाइटनिंग, बलोटमेंट, स्यूडोसाइसिस या फिर क्विकनिंग। तो जो यहाँ पर लाइटिंग तो 38 वीक के बाद आपको देखने को मिलेगी, 36 टू 38 वीक में, डिपेंड करता है ग्रेविडा पे, मल्टी है कि प्राइमी है। तो यहाँ पर है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा साइन है जिससे आप कंसीडर कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट है, तो वह क्विकनिंग। तो मदर को फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होगा, वो जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, 16 वीक्स से लेके 20 वीक्स तक के जेस्टेशनल पीरियड में। तो तब क्या चलता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर चलता है। तो इससे एज अ मदर आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। किस में आएंगे, प्रोबेबल साइन में आएंगे प्रेगनेंसी के, किस में आएंगे, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी में आएंगे क्या, क्विकनिंग। और जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ड्यूरेशन पूछते हैं तो 16 वीक रहेगा जो मल्टी ग्रेविडा रहेंगी, 20 वीक होगा जो प्रीमी पैरा रहेंगी। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उनमें 20 वीक, तो जो सेकेंड टाइम है तो उनमें कब कितना 16 वीक की जेस्टेशनल पीरियड में पता चल जाएगा। क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग द ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट द नर्स शुड इंसर्ट निडल एट। तो जो पीपीडी इंसर्ट किया जाएगा ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट और माउंटेक्स टेस्ट में, तो कितने एंगल पर आप नीडल इंसर्ट करेंगे। ऑप्शन में 15 डिग्री, 13 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट के लिए जो पीपीडी प्रोटीन के जो डेरिवेटिव्स हैं किस तरीके से इंसर्ट किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं 15 डिग्री एंगल से, क्या है, एडमिनिस्टर किए जाएंगे और इंसर्ट किए जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर 15 डिग्री ही क्यों अपनाई जाए, क्योंकि इंट्राडर्मल जितने भी टेस्ट होते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट हो, ट्यूबरक्लिन टेस्ट हो, माउंटेक्स टेस्ट हो, जिसमें हमें ड्रग की सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करना है या फिर हमें कुछ रीजन पता करने हैं डिसीज़ के, तो जो रूट यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, इंट्राडर्मल रूट। तो इंट्राडर्मल रूट से कितने डिग्री का जो एंगल बनता है, तो वो बनता है 10 से 15 डिग्री का एंगल। यदि इंट्रामस्कुलर के लिए पूछते तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। सबक्यूटेनियस पूछते तो 45 डिग्री, इंट्रावीनस पूछते तो 25, इंट्राडर्मल है तो 10 से 15। ये देखिए इस तरीके से इंजेक्शन को होल्ड किया जाएगा और एडमिनिस्टर किया जाएगा। इंट्राडर्मल में ऐसी मेडिसिन आएंगी जो हमें ओनली डर्मिस लेयर तक ही क्या करनी है, पहुंचानी है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 10 ईयर इज कॉल्ड। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा जो बच्चे हैं उनमें ब्लाइंडनेस का, जनरली 1 से 3 साल की एज में। ऑप्शन में नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया ब्लाइंडनेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस कहा है, तो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस किसके कारण होगा, विटामिन ए की कमी के कारण। और जो यहाँ पर 1 से 3 साल की एज भी दी हुई है, तो उसमें क्या रीजन होगा, जीरोप्थेल्मिया। क्या होगा, जीरोप्थेल्मिया मोस्ट कॉमन कॉज होगा किसके लिए, बच्चों में ब्लाइंडनेस का 1 से 3 साल की एज में। न्यूट्रिशनल कहा है, दैट मीन्स विटामिन ए की कमी हो रही है। विटामिन ए की कमी के कारण यहाँ पर होंगी सभी सिचुएशन, बट एक पर्टिकुलर एज दी जाती है, तब क्या होगा, जीरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी इज सीन इन पेशेंट विथ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। तो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के पेशेंट में डेफिशिएंसी है कौन सी होगी, यदि जो लोग लंबे टाइम से शराब पी रहे हैं, कौन सी सिचुएशन उनको डेवलप होगी। ऑप्शन में है थायामीन, नियासिन, साइनोकोबालामिन या फिर विटामिन सी। तो जो पर्सन लॉन्ग टाइम से शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, तो उसको किसकी कमी होगी, तो उसको होगी थायामीन की कमी। किसकी कमी, थायामीन की कमी। तो यहाँ पर थायामीन की कमी के कारण क्या होगा, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है या फिर वर्निक साइकोसिस हो सकता है, कोर्साकोफ साइकोसिस हो सकता है। तो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के बाद के होने वाले कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पर क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में किस विटामिन की कमी होगी, तो वो होगी थायामीन की।
फिर क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, यदि आप लंबे टाइम से दारू पी रहे हैं तो थायामीन की कमी होगी। थायामीन की कमी होगी तो ब्रेन टिश्यू में इस्कीमिया होगा, क्योंकि जो नर्व सेल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायामीन। एंड देन सेल डेथ होगी। सेल डेथ होने के बाद वर्निक्स होगा, देन कोर्साकॉफ साइकोसिस की सिचुएशन होगी। तो वर्निक्स में अलग साइन रहेंगे, एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटैक्सिया। कोर्साकॉफ साइकोसिस आता है तो एमनेसिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, कन्फ्यूलेशन होगा और साइकोसिस तक हो सकता है। तो क्या होगा, सभी एक के बाद एक होने वाले कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज में आपको कोशिश की जाएगी कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन रखे जाएं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक